अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर हमेशा एक चीज़ के ऊपर बहुत बहस होती है कि क्या बच्चे की कस्टडी माँ को मिलेगी, बाप को मिलेगी। और अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है जिसके अंदर बताया जाता है आज के बाद ये डिसाइड हो गया कि कस्टडी सिर्फ माँ को मिलेगी, आज के बाद पता नहीं किसी कोर्ट ने कह दिया कि सिर्फ ही बाप को मिलेगी। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर आप पेरेंट्स हैं, इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, इस चीज़ को देखते हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे वो शेयर करूंगा ऑफ कोर्स जो मेरी रिसर्च है, और एज अ लॉयर मैंने प्रैक्टिकली जिन केसेस में अपनी टीम के साथ काम किया, ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज होती है वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि वो किस चीज़ को मिला के बनती है। देखें, सबसे पहले आपको समझना ये पड़ेगा कि कस्टडी क्लेम करने के लिए आपको जाना पड़ेगा गार्डियन पिटिशन की तरफ, वो आपको फाइल करनी पड़ेगी। और गार्डियन पिटिशन के अंदर आपको जाना पड़ेगा गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 और उसका सेक्शन 25 है जिसके तहत आप एक पिटिशन फाइल करके गार्डियन पिटिशन फाइल करके परमानेंट कस्टडी बच्चे की मांग सकते हैं। अच्छा, साथ में सेक्शन 12 सेम एक्ट का आपको ये कहता है कि ऑफ कोर्स देखें, केस साल चले, 1.5 साल चले, 8 महीने चले, 6 महीने, तो अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 12 आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप इंटरिम कस्टडी भी मांग सकते हैं अदालत से कि मीनवाइल जब तक इसका फैसला होता है तब तक के लिए हमें कस्टडी दी जाए। मैं सिर्फ आपको एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट समझाना चाहूंगा। इस चीज पर बहुत बहस होती है कि कस्टडी या तो इसको मिलेगी या उसको मिलेगी। हमें इस बहस से बाहर आना पड़ेगा, हमें इसका मंत्रा समझना पड़ेगा कि कस्टडी के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि मैं आपको 3 चीजों को मर्ज करके बताऊंगा और उसको बहुत जरूरी है समझना। सबसे पहले आपका कानून क्या कहता है, उसके बाद दूसरा आपको ये देखना पड़ेगा कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड यूएनसीआरसी क्या कहती है। अच्छा, आप कहेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान इसका सिग्नेटरी है। तीसरी चीज आपको ये देखनी पड़ेगी कि अदालतें पाकिस्तान में बाइंडिंग प्रेसिडेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वो निचली सारी अदालतों पर बाइंडिंग है, उसी तरह जो हाई कोर्ट कहता है उससे निचली अदालतों पर बाइंडिंग है। तो इस वजह से वो अदालतें क्या कहती हैं इस सारी चीज के बारे में, और मैं एक मजमुआ इन तीनों चारों चीजों का कलेक्टिव आपको एक बताऊंगा कि इनका इंग्रेडिएंट क्या है कस्टडी लेने के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जो हमने गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 की बात की है उसी के अंदर ही सेक्शन 17, सेक्शन 25, आप अगर इसको कलेक्टिवली पूछे कि यार इसका बेसिकली इसकी जिस्ट क्या है, तो वो इसकी जिस्ट जो होगी वो ये है कि वेलफेयर ऑफ द माइनर इज प्राइमरी कंसिडरेशन, पैरामाउंट कंसिडरेशन। हमने क्या बात की पहले कि बाप को मिलनी चाहिए, माँ को मिलनी चाहिए? नहीं, हमने पहले ये देखना है कि पैरामाउंट कंसिडरेशन है वेलफेयर ऑफ द माइनर। वेलफेयर ऑफ द माइनर के ऊपर जौन सा प्रपोज्ड गार्डियन उतरेगा कस्टडी उसकी, मैं आपको समझा देता हूं किस तरह। ऑफ कोर्स कई सिनेरियोज होते हैं जिसके अंदर एक सर्टेन एज तक जो बेटी है, जो बेटा है, उसने माँ के पास रहना है, लेकिन हर चीज की एक्सेप्शन है। इसी वजह से हम करते क्या हैं, सबसे बड़ी गलती जो मैं अपने केसेस के अंदर देखता हूं वो ये होती है कि कस्टडी के केसेस हमेशा हमेशा एटलीस्ट 90% ऑफ द टाइम बच्चे के वेलफेयर के लिए नहीं, अपनी ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए लड़े जाते हैं। माँ बाप अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स, फैमिलीज एक दूसरे को जलील करने के लिए, कोर्ट्स में घसीटने के लिए उस बच्चे को एक पिलर बना देती। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन खैर, अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि वेलफेयर ऑफ द माइनर जो मेंटेन करेगा कस्टडी उसको मिलेगी। वेलफेयर ऑफ द माइनर होता क्या है? देखिए, वेलफेयर ऑफ द माइनर को अगर आपने समझना है तो सेक्शन 17 कलेक्टिवली अगर आप देखें, उसके बाद आपको जिस मैंने यूएनसीआरसी का बताया उसको अगर आप देखें, उसके अंदर बहुत सारी आउटलाइन की गई हैं गाइडलाइंस, लेकिन वन ऑफ द गाइडलाइन इज ensuring that best interest of the child given primary consideration। तो यहां भी क्या बात हो रही है कि जो प्राइमरी कंसिडरेशन है वो इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड है। अब इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड को हम किस तरह लेके चलेंगे? 1974 SCMR 305 एंड 1978 SCMR 299 ये जजमेंट्स हैं। इस तरह की बेतहाशा और जजमेंट्स भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि इसके अंदर पैरामाउंट कंसिडरेशन और बच्चे का इंटरेस्ट क्या बताया गया। बच्चे की हेल्थ, बच्चे की एजुकेशन, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ना सिर्फ ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो एक बच्चा जब ग्रो कर रहा होता है, चाहे वो अपने माँ बाप के साथ रह रहा है, चाहे सिंगल पेरेंट के साथ रह रहा है, जिसके साथ भी रह रहा है, ये वो सारी चीजें हैं जिसके बगैर एक बच्चे की अच्छी ग्रोथ नहीं हो सकती। और अगर आप मल्टीपल जजमेंट्स पढ़ें तो इन्हीं चीजों के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहे हैं, मल्टीपल चीजें इसके अंदर एडअप होती जा रही है। अदालत के अंदर आके ये कहना क्योंकि मैं माँ हूं और मैं बच्चे से बड़ा प्यार करती हूँ तो कस्टडी मुझे दे दो। अच्छा, मैं बाप हूं, मैं नेचुरल गार्डियन हूं, मैं बच्चे से बड़ा प्यार करता हूं, मुझे कस्टडी दे दो। थिंग्स डू नॉट वर्क लाइक दिस।
आप दोनों जब मैदान में उतरेंगे तो आप ये समझ के उतरेंगे कि ये दोनों क्रिकेट टीम्स हैं। समझ आ रही है आपको? जो दो क्रिकेट टीम्स हैं, अब दोनों क्रिकेट टीम्स के अंदर से वेलफेयर ऑफ द माइनर के ऊपर सबने, दोनों पार्टीज ने उतरना है। और सिर्फ उतरना नहीं है, उसको अपनी एविडेंस के अंदर प्रूव करना है। आपने बाप होते हुए बच्चे के साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल हेल्थ के लिए क्या किया, उसकी ग्रोथ के लिए क्या किया, उसकी एजुकेशन के लिए क्या किया। अब एक बच्चा है, वो एक पेरेंट के पास रह रहा है और उसके बाद वो रिकॉर्ड ये शो करता है कि उसकी तालीम पूरे तरीके से नहीं दी जा रही, तो क्या फिर जो दूसरा पेरेंट है जो एक बेटर प्लान के साथ आया उसके लिए, क्या वो डिजर्व नहीं करता बच्चे की कस्टडी? सिर्फ ये पेरेंट के डिजर्विंग होने की बात नहीं है, ये बच्चे के कंप्लीट फ्यूचर की बात है। और आपको समझना पड़ेगा कि कस्टडी केसेस के अंदर, अनफॉर्चुनेटली मेरी बात बड़ी बुरी लगेगी सबको, लेकिन अल्टीमेटली जो लूजर होता है वो सिर्फ बच्चा होता है। पेरेंट्स अपनी ईगोज के ऊपर खेल रहे होते हैं। ऑफ कोर्स दोनों बच्चे से प्यार करते हैं, लेकिन उस ईगो सेटिस्फैक्शन में वो ये भी नहीं समझते कि दोनों की ही जरूरत है उस बच्चे को। अल्टीमेटली अगर आप अलग भी हो गए हैं तो विजिटेशन राइट्स इसीलिए कोर्ट देती है कि जिसके पास कस्टडी है तो दूसरे बंदे जिसको कस्टडी नहीं मिली उसको अदालत विजिटेशन राइट्स दे देती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लॉयर्स हैं, जो लोग इस चीज से गुजरे मेरी बात से एग्री करेंगे, विजिटेशन राइट का भी जो टाइम दिया गया होता है, जिस पेरेंट के पास कस्टडी होती है उसकी पूरी कोशिश होती है कि मैं विजिटेशन भी ना करवाऊं दूसरे पेरेंट के साथ। हाँ, एक पेरेंट बिल्कुल ही अनफिट है और आपके बच्चे को उससे खतरा है, ठीक है, मैं इन बातों को समझता हूँ, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसे नहीं होता। बहुत सारे केसेस में डिफरेंसेस होते हैं पेरेंट्स के मांग, बच्चों के मांग नहीं। सो पेरेंट्स का आपस में मसला चल रहा है, वो ट्रांसफॉर्म बच्चों में डायरेक्टली नहीं हो रहा, बट जिस पेरेंट के पास कस्टडी है उसकी कोशिश ये होती है कि मैं दूसरे पेरेंट को ना मिलने दूं। एंड अल्टीमेटली मेरा इस पे एनालिसिस ये है कि ये भी इट इज अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ द माइनर। खैर, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, जब आप कोर्ट के अंदर आ गए, कोर्ट के अंदर आके आपने इगोइस्टिक बातें की, आपने लेफ्ट राइट की बातें की, जो चीज आपने नहीं की, और बाद में फिर आप मुद्दा डाल देते हैं कोर्ट्स के ऊपर और सिस्टम के ऊपर। आपको एविडेंस में क्या कुछ लगाना चाहिए? फर्ज करें कि बच्चा आपके पास है। आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि बस जी आके कोर्ट में बता दिया जी कि बच्चा मेरे साथ बड़ा प्यारा है, शुरू से रहता है एंड ऑल दैट, ये दैट मैटर्स, लेकिन ये सेकेंडरी है। आपने नंबर वन कोर्ट के अंदर उसकी जो रिसीट्स हैं, एजुकेशनल रिसीट्स, आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बच्चे के ग्रेड्स, उसके अलावा अगर बच्चे की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, बच्चा हॉर्स राइडिंग करता है, स्विमिंग करता है, कुछ भी करता है, व्हाटसोएवर, आपने वो हर चीज कोर्ट के अंदर लगानी है। नॉट जस्ट दैट, बच्चे की वैक्सीनेशन तक। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं। अगर एक छोटा बच्चा है, हम कहते हैं कि उसकी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, तो ये हेल्थ का ख्याल रखना कैसे डिटर्मिन होगा? ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा ना, कि अगर आप उसकी वैक्सीनेशन भी साथ एनेक्स करते हैं विद योर एविडेंस टू प्रूव टू द कोर्ट कि आप हर चीज के अंदर ये अपना जितनी भी चीजें उनको पूरा कर रहे हैं, और आप अपनी मर्जी से पूरा नहीं कर रहे, आपको पैरामीटर्स दिए गए हैं। पैरामीटर किसने दिए? कोर्ट की जजमेंट्स ने, जो मैंने आपको बताया यूएनसीआरसी ने, और उसके बाद आपका जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है। इन तीनों का एक दायरा है, इस दायरे के अंदर कलेक्टिवली एक जैसी ही चीजें हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स। इस केस के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ, जिस पार्टी ने ये प्रूव कर दिया कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं बच्चे को दे सकता हूं, और सिर्फ बातों में नहीं, एक्चुअली प्रूवन, तो जो इंग्रेडिएंट्स दोनों में मुआवजा किया जाएगा। आप समझें कि एक तराजू है, अब जो बाप है वो सिर्फ हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहा है, एजुकेशन नहीं दे रहा, मेंटल हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहा, बाकी चीजों पे नहीं कर रहा। ऑन द अदर हैंड माँ है, वो हेल्थ पे भी कर रही है, मेंटल हेल्थ पे भी कर रही है, उसके सारे पॉइंट्स पूरे हैं, तो जिसके भी पॉइंट्स पूरे हैं कस्टडी उसको जाएगी। नाउ इसको आपने अदालत के अंदर प्रूव किस तरह करना है? ऑफ कोर्स थ्रू योर लॉयर, ऑफ कोर्स थ्रू योर एविडेंस। लेकिन हम बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली अपनी एविडेंस के अंदर मिस कर जाते हैं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपने आगे से ज़हन में ये रखना है कि जितने भी पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए हैं, इन पैरामीटर्स से रिलेटेड जो भी चीज आपके पास है, इट शुड बी पार्ट ऑफ योर केस फाइल। दूसरी चीज, अब आप ये सोचेंगे कि ठीक है जिसके पास तो कस्टडी है वो तो कहेगा कि मैं सारे पैरामीटर्स पे उतरता हूं। अब जिसके पास कस्टडी नहीं है उसने तो प्रूव करना है कि मैं बेटर गार्डियन हो सकता हूं, तो वो क्या करेगा? वो दो चीजें करेगा। नंबर वन, जब एक प्रपोज्ड गार्डियन जिसके पास ऑलरेडी, चले हम इस तरह देखते हैं कि जिसके पास ऑलरेडी कस्टडी है, जब वो अदालत में अपना एविडेंस सबमिट कराता है, सारी चीजें बताता है और हर चीज उसके अंदर देता है कि मैं ये बच्चे के लिए कर रहा हूं, तो यू हैव दैट चांस कि आप ये देखें कि वो जो पैरामीटर्स हैं उनमें से क्या क्या चीजें इसने नहीं प्रोवाइड की और किन किन चीजों पे ये नहीं उतरता। आप अपनी तरफ से क्या देंगे? आप अपनी तरफ से कंप्लीट प्लान देंगे।
कंप्लीट प्लान क्या है? कंप्लीट प्लान ये है कि इफ आई गेट द कस्टडी तो हेल्थ पैरामीटर्स के ऊपर मैं ये करूंगा, एजुकेशनल पैरामीटर्स के ऊपर मैं ये करूंगा, साइकोलॉजिकल हेल्थ के पैरामीटर्स के ऊपर मैं ये करूंगा। ये तो हमारी सारी लीगल बात होगी। एक टिप है पेरेंट्स के लिए, देखिए ये आप लोग समझते नहीं है, आप लोग के ताल्लुकात बहुत आपस में खराब होते हैं। तो जिस पेरेंट के पास बच्चा होता है वो दूसरे पेरेंट के बारे में उस बच्चे को इतना पॉइजन करता है, इतना पॉइजन करता है। आई हैव सीन केसेस जहां पे साल गुजर गए होते हैं, बच्चा एक पेरेंट के साथ है, दूसरे के साथ मिला नहीं। जब वक्त गुजरेगा ना 10 साल 15 साल 20 साल, वो बच्चा एक कंप्लीट रिजल्ट होगा ब्रोकन फैमिली का, और फिर वो फिजिकली मेंटली शायद रिकवर ना कर पाए। लेकिन आप में तब रिग्रेट होगा कि शायद मैं ये तब ना करता या ना करती। तो अल्टीमेटली वेलफेयर ऑफ द माइनर सिर्फ अदालत में नहीं देखा जाना चाहिए। वेलफेयर ऑफ द माइनर एक कंप्लीट पैकेज होता है जो कि इनसाइड द कोर्ट एंड इवन इन योर होम उसको आपने लेके चलना है। जहां तक विजिटेशन की बात है, अगर आपको कस्टडी मिल गई है तो विजिटेशन जरूर कराया करें। अल्टीमेटली इट इज नॉट फॉर यू, इट इज फॉर योर चाइल्ड।